आज के इस व्याख्यान में हम गृह सरकार जो कि भारत सचिव और इंडिया काउंसिल को मिलाकर बनी थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1858 में स्थापित भारत सचिव और इंडिया काउंसिल को गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता था। भारत सचिव का खर्च भारतीय राजस्व दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड संसद के समक्ष सैद्धांतिक रूप से उत्तरदायी होने पर भी वह प्रायः निरंकुश और नियंत्रण से मुक्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर नवीनीकरण के समय भारतीय प्रशासन पर काफ़ी चर्चा हो जाती थी, लेकिन 1858 ईस्वी के पश्चात यह अवसर भी जाता रहा। भारतीय नेता बहुत समय तक इस भ्रम में रहे कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों को भारतीय परिस्थितियों से यदि अवगत करा दिया जाए तो भारत के लिए जो अंग्रेजी नीति है और स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन कराया जा सकेगा। 20वीं सदी के प्रारंभ तक निराशा और असफलता, तत्पश्चात उग्र राष्ट्रवादियों के उत्थान के पश्चात यह मान्यता समाप्त हो गई। भारत सचिव और इंडिया काउंसिल 1858 में इंडिया काउंसिल को पर्याप्त अधिकार दिए गए। वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की गई। 1859 में काउंसिल के रिक्त स्थानों की पूर्ति का अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया तथा काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल, जो कि प्रारंभ में अस्पष्ट था, घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया। 1889 में काउंसिल के सदस्यों की संख्या भी घटाकर 10 कर दी गई। पहले ये सदस्य संख्या 15 थी। भारत सचिव को आवश्यक कार्यों पर काउंसिल की अनुमति के बिना गोपनीय आदेश देने का अधिकार था। केवल वित्तीय मामलों में इंडिया काउंसिल के बहुमत की आवश्यकता होती थी, लेकिन भारत सचिव ने इस प्रावधान को भी बड़ी सफलता से निरर्थक कर दिया। वह अपने कार्यों के लिए इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात उसको बहुत अधिक मनोबल मिल जाता था। इसलिए व्यवहारिक रूप में इंडिया काउंसिल का वित्तीय नियंत्रण औपचारिक मात्र रहा। भारत में प्रशासन का संचालन गवर्नर जनरल द्वारा होता था। भारत सचिव को भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण तथा निर्देशन का अधिकार उपलब्ध था। 1858 ईस्वी के पूर्व भारतीय प्रशासन को काफ़ी स्वतंत्रता थी और संचालक समिति अथवा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति बहुधा औपचारिक होती थी, लेकिन अब 1858 के पश्चात स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। 1858 ईस्वी में भारतीय राजस्व से खर्च की स्वीकृति देने का अधिकार भारत सचिव को ही दे दिया गया। 1861 ईस्वी के एक्ट से भारत सचिव को भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित नियमों को अस्वीकृत करने का अधिकार दे दिया गया। अस्वीकृत करने का अधिकार था, इसीलिए विधेयक का प्रारूप पहले भारत सचिव द्वारा स्वीकृत कराने की परंपरा प्रारंभ हुई। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भारत सचिव अपनी काउंसिल के परामर्श से ही करता था। इसके अतिरिक्त अन्य नियुक्तियां भी जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी भारत सचिव के परामर्श पर ही होती थी। 1868 से 70 ईस्वी के मध्य सुएज नहर के निर्माण और समुद्री तार के बिछ जाने, इनके बाद से इंग्लैंड द्वारा भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना और अधिक सरल हो गया। इंग्लैंड से अब विस्तृत आदेश शीघ्रता से भेजे जा सकते थे। 1870 में भारत सचिव ने
दो आदेश पास किए। ये थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एविडेंस एक्ट। गवर्नर जनरल मेयो इसके विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि दोनों एक्ट पास हों, फिर भी उसे दोनों अधिनियम पास करने पड़े। इसी तरह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक ने भारत सरकार की वित्तीय स्वाधीनता का तर्क प्रस्तुत करना चाहा, किंतु यह तर्क भी स्वीकृत नहीं हुआ। भारत सचिव सैलिसबरी ने संसद के समक्ष भारत सचिव के पूरी तरह से उत्तरदायी होने तथा संसद के सर्वोच्च अधिकारों की दुहाई देकर भारतीय प्रशासन पर सचिव के नियंत्रण का औचित्य बताया। इस तरह से यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह नियंत्रण बहुत अंशों में व्यक्तिगत, अर्थात गवर्नर जनरल और भारत सचिव के परस्पर संबंध, उनकी योग्यताओं और क्षमता, इसके आधार पर बहुत कुछ घटता बढ़ता रहता था। आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों के प्रश्न पर इंग्लैंड में व्यापारी, उद्योगपति तथा अन्य वर्ग बहुत जागरूक रहते थे। बहुधा इंग्लैंड और भारत के हितों में परस्पर विरोध होता था। इसके बावजूद भारत सचिव हमेशा इंग्लैंड के हितों को प्रधानता देता था। ये सारे तथ्य भारतीयों के समक्ष 19वीं सदी के अंतिम दशकों में उस समय भली भांति स्पष्ट हुए, जब गवर्नर जनरल लिटन और रिपन के समय में लंकाशायर और मैनचेस्टर के उद्योगपतियों के दबाव में इंग्लैंड से उत्पादित कपड़े का आयात करना पड़ा, जबकि उससे भारत की कपड़ा मिलों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय हितों के संदर्भ में एक भिन्न आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया, किंतु सरकार ने भारत सचिव द्वारा स्वीकृत न होने के कारण कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय जनमत इंडिया काउंसिल के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से इतना खिन्न हो गया कि अंततः वह उसकी समाप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा। निरंतर कांग्रेस यह मांग करती रही कि इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए और अंततः 1935 के अधिनियम से इस काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत में जो है 1858 ईस्वी में व्यापक प्रशासनिक केंद्रीकरण था। कलकत्ता में स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल को समस्त भारतीय साम्राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार था। विभिन्न प्रांतों से उपलब्ध राजस्व एक ही फंड का भाग समझा जाता था। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना यह धन खर्च नहीं किया जा सकता था। इस पद्धति के विरुद्ध असंतोष अधिक था। 1857-58 ईस्वी के संकट के पश्चात स्थानीय अधिकारों तथा स्वायत्तता की मांग बढ़ी और 1857 से 60 के मध्य विभिन्न भारतीय संस्थाओं ने भी यह मांग प्रस्तुत की कि कुछ प्रमुख अथवा प्रतिष्ठित भारतीयों को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सम्मिलित कर लिया जाए। इससे पूर्व हम देखते हैं कि 1853 में लॉर्ड डलहौसी ने अब उनकी जो काउंसिल थी उसे संसदात्मक प्रणाली पर संचालित किया था। उसमें 6 गैर सरकारी सदस्य थे। विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक जांच आदि की मांग तथा इंग्लैंड संसद के विरोधी दल की भांति सरकार की तीव्र आलोचना करते थे। 1857-58 का जब विप्लव हुआ तो उसमें इस प्रकार के लेजिस्लेटिव काउंसिल से कैनिंग को बहुत कठिनाई हुई। विप्लव से स्पष्ट हुआ कि अंग्रेजी प्रशासनिक ढांचा भारतीय विचार एवं प्रतिक्रियाओं से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है। इसलिए कुछ भारतीय
सदस्यों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में सम्मिलित करने से लाभ होगा। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के पश्चात भारतीय प्रशासन में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए थे। इसके लिए कई एक्ट पास किए गए, जिसमें पहला एक्ट था 1861 ईस्वी का एक्ट। इस एक्ट में जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य बढ़ा दिया गया और कुछ 5 सदस्य हो गए। इनमें कार्य विभाजन किया गया और इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में यह मौलिक सिद्धांत लागू किया गया कि जिस समय कार्यकारिणी के सदस्य किसी बिल को पास करने के लिए बैठे, उस समय कुछ अतिरिक्त सदस्य उस बैठक में शामिल हों। कार्यकारिणी की उस बैठक को, जिसमें अतिरिक्त सदस्यों को कानून बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता था, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक कहते थे। ये अतिरिक्त सदस्य केवल बिल पास करने के समय ही काउंसिल के अधिवेशन में सम्मिलित हो सकते थे। इन अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 थी, जिसमें से आधे गैर सरकारी होते थे। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था, यद्यपि उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता था। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किए गए बिल गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिलने के पश्चात समस्त अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र में लागू होते थे। इस एक्ट में बम्बई और मद्रास प्रांत के गवर्नरों को भी कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, जिनमें आधे गैर सरकारी सदस्य थे। इस एक्ट से प्रांतों को बिल पास करने के संबंध में कुछ स्वतंत्रता अवश्य उपलब्ध हुई, लेकिन केंद्र का नियंत्रण पूर्व की भांति बना रहा। इसका इतना लाभ अवश्य हुआ कि कुछ भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन के साथ संबद्ध कर दिया गया। इन अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने अथवा कार्यकारिणी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। प्रारंभ में कुछ ऐसे जमींदारों और सामंतों को सदस्य नियुक्त किया गया जो भारतीय भावनाओं और आकांक्षाओं से अपरिचित थे, लेकिन बाद में ऐसे सदस्यों की नियुक्ति कम होती चली गई। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कैनिंग के पश्चात जो गवर्नर जनरल आया एल्गिन, उसको लिखा कि तुम्हारी काउंसिल कभी कभी कानून बनाती है, उस समय कुछ अतिरिक्त व्यक्ति तुम्हारी काउंसिल में बैठते हैं, लेकिन तुम्हारी काउंसिल एक ही है। हमने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा जिससे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के पृथक अस्तित्व को बल मिल सके। इसका एक अन्य प्रतिक्रियावादी कार्य यह किया गया कि गवर्नर जनरल को काउंसिल की अनुमति के बिना अध्यादेश प्रसारित करने का अधिकार दे दिया गया। ये अध्यादेश 6 महीने तक वैध रहते थे। इस अधिकार को अंग्रेज अंतिम समय तक 1947 तक प्रयोग में लाते रहे। काउंसिल के गैर सरकारी सदस्य गवर्नर जनरल अथवा उसकी कार्यकारिणी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं करते थे। नवाब रामपुर और पटियाला महाराजा अपनी सदस्यता काल की 36 बैठकों में केवल 3 और 8 बार क्रमशः उपस्थित रहे। गवर्नर जनरल के अधिकारों को कार्यकारिणी की अपेक्षा अधिक बढ़ावा देने में भारत सचिव के साथ जो उनके निजी पत्र व्यवहार की पद्धति थी, वो सहायक सिद्ध हुई। भारत सचिव भी अपनी इंडिया काउंसिल के नियंत्रण से मुक्ति और भारतीय प्रशासन पर अपना अधिकार रखना चाहता था। इसीलिए भारत से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित निर्णय वह गवर्नर जनरल से निजी स्तर पर विचार विमर्श करके ले लिया करता था। वह भारत सरकार से अपनी इच्छानुसार प्रस्ताव भी मंगवा लेता था और फिर इंडिया काउंसिल से उसे पास कराने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। यह पद्धति गवर्नर जनरल को भी बहुत से विवादास्पद नीतियों के निर्णय में सहायक होती थी। यह निजी पत्र व्यवहार तो पहले भी होता था, लेकिन
अब इसका प्रभाव बहुत अधिक 1857 के पश्चात बहुत अधिक होने लगा था। अंग्रेज अधिकारी यह समझते थे कि भारतीयों के दृष्टिकोण से उन्हें लाभ हुआ था। लॉर्ड डफरिन ने सर जॉर्ज चेनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिस समिति को यह सिफारिशें देनी थी कि यह भारत में संसदीय प्रणाली के संभावना के बारे में विचार करें। इस समिति ने गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ को निर्वाचन के आधार पर भी नियुक्त किए जाने की सिफारिश की।